बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सली। नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि मसाइल से निकलने के लिए नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। एवन फीड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुक़र्रर कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को नवाज शरीफ साहब की अपीलें समाअत के लिए मुक़र्रर कर दी हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाया है। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तलखियाँ बढ़ रही हैं या आने वाले दिनों में ये जो तलखियाँ हैं कम हो सकती हैं, मुफाहमत सामने आ सकती हैं? नहीं, मुफाहमत तो है ना। अब देखें, मैं इलेक्शंस पे तो भी बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ना इन बयानात पे रोज़ करूँगा जी। और उसकी वजह ये है कि अभी तो कोई खतोखाल वाज़ेह नहीं है कि कौन किस तरफ होगा, कौन किधर जाएगा। मतलब अगर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बनती है, नवाज शरीफ साहब की, तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होगा? जी। मतलब एक लीडर ऑफ द अपोजिशन भी तो चाहिए ना कोई। जी। तो वो क्या, अगर ये पावर में आते हैं तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, या तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो होगी, या तहरीक इंसाफ होगी? जी। मतलब एक हाउस बनेगा तो उस हाउस में अभी तक तो हुकूमत की बात हो रही है ना, अपोजिशन में कौन होगा? या पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठ जाएगी जाके? जी। देखें ना, उनके साथ बैठेगी और वही उसी तरह से PDM टाइप एक हुकूमत बन जाएगी, तो फिर इधर अपोजिशन में कौन होगा? इधर फिर इधर तो अब राजा रियाज नहीं है ना, तो इधर क्या होगा? इधर तहरीके ये इस्तेकाम पाकिस्तानियाँ बैठेगी। तो इसकी कोई खतोखाल वाज़ेह नहीं है अभी जब ये सब बंदियाँ होंगी और पता चलेगा कि कौन किधर कहाँ पे कहाँ खड़ा है। मैं इनके कई ऐसी शख्सियात जो नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, बलूचिस्तान के हों या सिंध कराची के हों, तो वो अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया कि वो मतलब है कि साथ तो देंगे, लेकिन ये कि एक होता है ना कि मजबूत किस्म का इत्तेहाद साइन हो जाए और तय हो जाए। नवाज शरीफ साहब ने आज शुरू कर दी अपनी कैंपेन और यकीनन उनको इल्म है इस बात का कि उनकी हुकूमत मतलब आ रही है। ठीक है, उनको मतलब एक होता है ना कि इशारा होता है, आपका हवाओं को पता चलता है, जो भी है वो है। लेकिन ये कि उस पार्लियामेंट की खतोखाल वाज़ेह नहीं है, वाज़ेह नहीं है अभी तक। वो कितनी सीटें होंगी, क्या नवाज शरीफ साहब सादा अक्सरियत लेंगे, या ये है कि उन लोगों के साथ जिनके साथ उनको पता है किसी वक्त भी वो छोड़ सकते हैं और फैसला साजी नहीं होगी। और एक SIFC बनी हुई है जो कि मजबूत कई सालों तक जिसने काम करना है, उसके पास बहुत इख्तियार आते हैं। आप देखें IMF का जो वफ्द आया था तो वो तो कामयाब दौरा करके चला गया है। उन्होंने कोई नाक से लकीरें तो नहीं निकलवाई किसी की भी इस बार। तो इसको भी तो देखें ना आप। उन्होंने इससे पहले तो वो एक दौरा, तो दूसरा दौरा, तो छठा दौरा, तो सातवां दौरा, तो ये केयर टेकर के दौर में वो आए हैं तो आके वो मुतमईन होकर चले गए हैं। और साथ ही पेट्रोल की कीमतें भी कम हो गई रात को, डॉलर भी ऊपर नीचे मुस्तकम कभी ऊपर नीचे जाता है। लेकिन तो वो तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनको देखना है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि IMF का वफ्द कामयाब दौरा करके चला गया, नाकों से लकीरें निकलवाए बगैर, और पैसे आ गए हैं आपके पास, जाहिर है कि फिलहाल। और SIFC जो है उसने फाल होना है। तो मुल्क के इश्यूज, इलेक्शंस तो अब देखते हैं ना कि क्या उसके खतोखाल बनते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये 3 बातें, अपने नुक्ता नज़र होता है सबका, जमहूरियत के बगैर तो मुल्क चलता ही नहीं, इस्तेकाम ही नहीं आता उनमें। लेकिन एक सिक्योरिटी का मसला बहुत बड़ा क्राइसिस है, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, फिर दोहरा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा मसला आपका मईशत का है, और मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक आपके मुल्क में किसी न किसी सतह पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। कोई पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। लोग अरबों रुपए इस मुल्क का लूट के बाहर ले गए हैं। और वो जो हैं वो एक तो है ना कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही, उसको छोड़ दें आप, साइड पे रखें आप, कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है नैब में, और कहीं काफ में से नून में से काफ निकल रही है, कहीं पैट्रियट निकल रही है, कहीं पीपल्स पार्टी में, ये सारा तमाशा होता रहा है। और तहरीक इंसाफ में से भी इसी तरह से अभी एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, कुछ उसमें से शख्सियात उधर से भी निकली हैं। लेकिन मसला ये है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के बगैर तो काम नहीं होगा। और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी आप इलेक्शन साथ करवाएं, लेकिन साथ को ऐसा सिलसिला रखें कि कोई इत्तेसाब का कोई अमल हो, ताकि वो SIFC में लोग आके
ये जब रेकोटिक का मामला पहले चला था, जी। जब इस पे स्टे नहीं दिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और ब्यूरोक्रेसी को और पॉलिटिशियंस को यहाँ पे सबको पता है, ये फाइलें ले लेके हर छठा आदमी जो है वो ये कह रहा था कि मैं आपका मामला तय करवाता हूँ और मैं इसमें से इतने, मतलब उसके बाद तो वो रोक दिया ना। अब रेकोटिक प्रॉपर रियासत शुरू करेगी उसका जो भी डिसीजन होगा। तो उस वक्त तो रेकोटिक को जो है वो बिल्कुल एक तमाशा सा बन गया था। देखिए रेकोटिक के ऊपर स्टे हुआ, उसके नुकसान भी हुआ, उसका फ़ायदा भी हुआ। वो रेकोटिक को एक अजीब अंदाज में उस वक्त, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बहुत था अफगानिस्तान की वॉर की वजह से, तो वो जो है वो अब इसको कैसे आगे लेके चलना है मुल्क को, और बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आनी है, कहीं अकाउंटेबिलिटी, कहीं कोई सिलसिला के लोग आएँ, उनका एक वन विंडो ऑपरेशन हो, वो उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, ये सारे मामला ठीक करने हैं। तो इसमें इलेक्शंस भी दरमियान में आ रहे हैं, तो अब ये सबको एक साथ देखना है रियासत ने, कि ये ना हो कि इसके सिलसिले में वो रुक जाए चीज़, उसके सिलसिले में वो रुक जाए, तो सबको एक साथ लेके चलना है। तो इसके खतोखाल वाजे होंगे इलेक्शंस के अपोजिशन में कौन होगा, ये भी तो इंटरेस्टिंग बात है ना, कि क्या मियाँ साहब के इत्तेहादी, क्या 2/3 सादा अक्सरियत या सादा अक्सरियत इत्तेहादियों के साथ, या और फिर अपोजिशन में कौन। क्योंकि उधर तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज स्पीच जो थी उसमें उन्होंने कहा ना कि हमें मौका दे, मतलब वो फिर अगर लड़ रहे हैं इलेक्शन तो वो चाहे, देखें 17 सीटें आई थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, उसको इलेक्शन बहुत बड़ी धांधली हुई थी उस इलेक्शन में 97 के, लेकिन ये है कि क्या वो 17 इस बार तो 56 सीटें थी उनकी, तो क्या वो अपोजिशन में बैठेंगे या हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे, ये अभी इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। दूसरी जो बात है वो ज़रा देखते हैं कि ये पाकिस्तान पे कौन से अवामिल असरअंदाज होने जा रहे हैं। सही। सबसे पहले तो ये है कि पिछले 24 घंटों में, मैं भी आता हूँ ये गज़ा में क्या हो रहा है सिलसिला, ये बड़ा एक अजीब रुख पे चला गया मामला, लेकिन उससे पहले तो एक कहते हैं ना द मीटिंग, एक होती है मीटिंग, होती है द मीटिंग, तो द मीटिंग हुई है, और वो मीटिंग हुई है चाइनीज़ प्रीमियर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन की, और वो मुलाकात जो है वो हुई है पिछले 24 घंटों में, और उसकी 4 घंटे तवील मुलाकात थी। सही। सैन फ्रांसिस्को में एपेक समिट जो है वो वहाँ पे जारी थी, तो कल भी हमने बात की थी कि शायद ये वहाँ पे बहुत से कमरे हैं कन्वेंशन हॉल में, लेकिन वहाँ पे मीटिंग्स भी कर रहे हैं, बहुत से लोग मिल भी रहे हैं, बहुत बड़ा कन्वेंशन हॉल है सैन फ्रांसिस्को का, लेकिन ये मुलाकात वहाँ नहीं होगी, ये कहीं बाहर होगी, कहीं सिक्योर जगह पे होगी। तो वो ऐसे हुआ कि वहाँ पे फिर वो हयात रिजेंसी जो उनका एक होटल है, रिसोर्ट है, वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई और 4 घंटे तक रही, वफूद की सतह पे भी हुई, और फिर दोनों ने वॉक भी की, और बड़ी खूबसूरत तस्वीर आई कि दोनों प्रेसिडेंट बाइडेन और शी जिनपिंग जो हैं ये चहलकदमी करते नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये कोरियोग्राफी बड़ी अच्छी थी, मतलब कोई होता है ना बड़े तरीके से चलना, हैंड शेक, ज़बरदस्त किस्म का। और उसमें जो है वो उसके बाद उन्होंने प्रेस से भी बात की, और 3-4 बातें उसमें जो हैं वो अहम जिनके ऊपर मामला तय हुए। एक तो ये है कि मिलिट्री टू मिलिट्री यानी उनकी कम्युनिकेशन खुल गई, यानी फ़ौज और फ़ौज के दरमियान राब्ते मुनक़ता हो गए थे उस वक्त जब ये बैलून और ये सारी कंस्पिरेसी नहीं, ये सारा एक वाक़या पेश आया था कि जी वो चाइना का बैलून और उसको गिराया था अमेरिका ने, तो फिर एक बड़ी तलखी पैदा हुई थी, फिर नैन्सी पेलोसी ताइवान आ गई थी, फलाना। तो उस वक्त तो मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन खुला, ऑस्टिन लॉयड की वहाँ पे उनकी जो अस्करी क़यादत है उनसे रब्ता होगा, बहाल होगा। ये बड़ी एक अच्छी बात है कि एक जो है वो डी एक्सकलेशन रहेगी हमेशा के फ़ौजें, बड़ी फ़ौजें जो हैं, पाकिस्तान इंडिया की फ़ौजों का हमेशा रब्ता रहता है, ये फ़ौजी रब्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो, DGMOs की सतह पे रहता है रब्ता, मतलब है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई एक्सीडेंटल वॉर ना हो जाए, तो ये रब्ता बड़ा ज़रूरी था जो हो गया। मेरा अपना ख्याल है कि वैसे होगा, रब्ता शो नहीं करते, पॉसिबल नहीं है अमेरिका और चाइना के दरमियान साउथ चाइना सी में इतना कुछ हो रहा है और वहाँ पे इनके रब्ते ना हो, लेकिन एक ऑफिशियल बहरहाल इन्होंने कहा कि रब्ता है तो मान लेते हैं कि इतने रब्ता हो गया। तो एक तो वो बात तय हो गई। दूसरी बात ये है कि फेंटेनल एक केमिकल है जी, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, दर्द में उसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये मॉर्फिन से कोई 50 से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। सही। मॉर्फिन से
और इसको बेहोशी के लिए और दर्द के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे कोई 1 लाख के करीब लोगों की डेथ हुई है पिछले कुछ अरसे में अमेरिका में, क्योंकि इसको नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। है ये दवाई, अच्छा सस्ती है, सही दवाई है, सस्ती है, डॉक्टर्स यूज़ नहीं करते, लेकिन इसको जो है ये इसको नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फिन से, मैंने आपसे कहा ना, मॉर्फिन से ये, क्योंकि सीवियर पेन हो ना, अगर सख्त दर्द हो कैंसर का या कोई पैंक्रेटाइटिस या ऐसा कोई सीवियर पेन हो, उसमें फिर ये एनाल्जेसिक के तौर पे या पेन किलर के तौर पे यूज़ होती है। तो इसके जो बहुत सारे जो इसकी जो केमिकल्स हैं वो चाइना में तैयार होते हैं, और वो चाइना, तो ये अमेरिका में एक बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक मुआहदा हुआ है कि चाइना ने, प्रीमियर शी जिनपिंग ने कहा है कि जी हम वहाँ पर वो कंपनीज जो ये बना रही हैं और भेज रही हैं दुनिया में ज़्यादा और गलत हो रहा है, तो उन कंपनीज के ऊपर भी हम क्रैक डाउन करेंगे और देखेंगे। तो एक तो ये बात हुई, मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद ये है कि तीसरा फिर ये कि अच्छे जेस्चर के तौर पे वो कुछ पेंडाज जो हैं, पेंडा पता है ना आपको, वो छोटा सा जो भालू टाइप चीज़ होती है, तो भालू नहीं होता, वो पेंडा ही होता है, हाँ। तो वो जो है वो भी भेजेंगे वहाँ पे मुख्तलिफ चिड़ियाघरों में, वो अच्छे एक जेस्चर के तौर पे। और ताइवान, बाकी अंदर क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, वो उसमें बहुत ज़्यादा एक उनके मुंह से स्लिप हो गया जुमला, लेकिन वो ऐसे ही वो स्लिप था। वो बाइडेन से पूछा किसी ने कि अब आपका क्या ख्याल है कि क्या डिक्टेटर नहीं है ये, तो उन्होंने कहा नहीं अभी ये डिक्टेटर तो नहीं है, लेकिन ये पार्टी जो है वो डिक्टेटर। तो वो बहरहाल उसको भी डाउन प्ले किया मीडिया ने। तो अच्छा गुडी एक इनका दौरा गया। उसके बाद फिर इन्होंने डिनर से ख़िताब किया, वो जो एपेक का डिनर था जिसकी मैंने बात की थी कि 2,000 रुपये का, वहाँ $2,000 का वहाँ पे जो है एक सीट का टिकट है, और लोग सुनना चाहते हैं शी जिनपिंग को। तो वहाँ इलॉन मस्क भी थे, इलॉन मस्क के साथ इनकी बड़ी गप्पें लगी। एप्पल के टिम कुक थे, एप्पल के जो CEO हैं वो भी मौजूद थे, और उसके बाद ब्लैक रॉक के फिंग थे, बाकी लोग थे बहुत से। तो उनके वो उस डिनर से भी फिर इन्होंने खिताब किया। तो दौरा इनका बहुत एक तरह से अच्छा गया। सही। दौरे में से निकला क्या, इससे दुनिया के हालात पे फ़र्क क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। बस एक ये है कि अच्छा हो गया, ठीक है। एक्सॉन मोबिल के भी थे लोग, बाकी थे, तो मतलब वो एक्सॉन मोबिल के CEO एक्चुअली नहीं गए, सॉरी, एक्सॉन मोबिल के CEO नहीं गए। उसी वो क्यों नहीं गए मुझे नहीं पता, उसकी उस पर हम बात में कर सकते हैं, लेकिन लेकिन हालांकि उनका साउथ जो सदर्न चाइना है वहाँ पे काफ़ी बड़ा उनका मल्टी बिलियन एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन वो बहरहाल नहीं थे। उनके तावुज़ात हैं, वो उस पर आने वाले दिन में डिस्कस करूँगा। लेकिन ये है कि जो दुनिया के मजमूई हालात हैं उस पर क्या असर पड़ा, क्या ताइवान, क्या अफ्रीका, क्या इधर उधर दाएं बाएं, कोई वो तो उस पर कोई ख़ास बात नहीं हुई। सही। तो इसमें जो है वो प्रेसिडेंट शी ने ये कहा कि जो उनके वहाँ के लोग थे उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल आके इन्वेस्टमेंट करें। और इलॉन मस्क के साथ जाहिर है कि उनकी एक मामला ऐसा भी चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, और अब तो इलेक्ट्रिक कार्स से आगे जा रहा है ना मामला, तो ऑटोनोमस कार्स की तरफ जा रहा है। तो लेकिन यह है कि वो चाइना एक बड़ी मार्केट है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और चाइना जो है उसमें वहाँ पे मतलब है कि एक उनका सिस्टम है। लेकिन यह है कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना आए। ऑलरेडी बात इन्होंने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और बाकी मामलात पे, लेकिन चाइना को टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका और चाइना और ये सारे मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में बहुत सेंसिटिव हैं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब मतलब यहाँ तक सेंसिटिव हैं कि अब ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या बड़े अदारे हैं, मुल्क वहाँ पर बाहर के स्टूडेंट्स को आने भी नहीं दे रहे, रिसर्च भी नहीं करने दे रहे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये इतनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है कि इसका कहीं बाहर जाना। और चाइना जो है, चाइना अब इनोवेशन पे आ गया है। पहले तो ये था कि अमेरिका को, और अमेरिका अब इस बात को तस्लीम करता है कि भाई पहले तो ये था कि वो चाइना जो है शायद वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल वहाँ से उसी की तरह की चीज़ बना ली, और वो अब ऐसा नहीं हो रहा। चाइना इनोवेशन की तरफ चला गया, चाइना खुद अपनी टेक्नोलॉजी को बना रहा है, और ये बात अमेरिकन को पता है। अब ये है कि अब इसमें आने वाले दिनों में ये जाहिर है कि कुछ जगहों पे कॉपरेशन होगी, कुछ पे नहीं होगी, लेकिन ये दौरा बहरहाल
एक अच्छा तासुर छोड़ गया। और उसमें ट्रम्प के दौर में भी गए थे शी जिनपिंग, ओबामा के दौर में भी गए थे, और अब वो बाइडेन के दौर में भी चले गए। अच्छा, अब इसमें जो है तो ये अब आने वाले दिनों में इसमें क्या होते हैं मामलात। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल हुआ, 11वीं स्लाइड अगर हम यहाँ दिखाएं तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा, 11वीं स्लाइड न्यूयॉर्क टाइम्स के, बाइडेन सेज रियल पैलेस्टीनियन स्टेट मस्ट कम आफ्टर द वॉर। अच्छा, तो पैलेस्टीनियन स्टेट तो बननी चाहिए और बनेगी। और दूसरी जो बात ये हुई पिछले 24 घंटों में कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद मंजूर हो गई। सही। इससे पहले जंग बंदी की करारदाद वीटो होती थी। जी जी। पहली दफ़ा जंग बंद की जाए फौरी तौर पे, इसकी करारदाद मंजूर हो गई, लेकिन उस करारदाद से एब्सटेन किया, यानी उसमें वो इस तरह से माल्टा ने करारदाद पेश की। माल्टा जो है वो उसकी वो जाहिर है कि एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का। उन्होंने करारदाद पेश की, उसको वीटो नहीं किया अमेरिका ने, अमेरिका एब्सटेन कर गया, यानी चला गया बाहर। जी जी। अच्छा, चाइना भी चला गया और रशिया भी चला गया। तो बाकी 12 जो थे, यानी 15 है ना, तो 15 में से 12 ने वोट डाला और करारदाद मंजूर हो गई पहली दफ़ा। लेकिन सवाल ये कि अब इस पे अमल दरामद कौन करवाएगा। ठीक है। अच्छा, रशिया की करारदाद में जो अल्फाज, उसको रशिया की करारदाद जो थी वो पेश हुई, उसको अगर अमेरिका मंजूर करता या अमेरिका उस पर एब्सटेन कर वो गड़बड़, तो माल्टा से करवाई। अमेरिका ने वीटो नहीं किया, पहली दफ़ा अमेरिका ने वीटो नहीं किया जंगबंदी की करारदाद को, बल्कि पास होने दिया। अच्छा, अब ये मामला है कि जंग तो इस वक्त रुकी हुई है। जंग एक तरह से रुकी भी हुई है, एक तरह से हो भी रही है। यानी हो किस तरह से रही है कि वो एक गुरिल्ला वॉरफेयर की शक्ल इख्तियार कर गई है, क्योंकि जो इजरायली फौज है, यानी पहले तो बॉम्बिंग हो रही थी ना, पहले तो बिल्डिंग्स उड़ा रहे थे, अब बिल्डिंग उड़ा नहीं रहे, वो अंदर चूंकि खुद घुसे हुए हैं। शिफा हॉस्पिटल में पिछले 48 घंटे या मेरे ख्याल से 50 घंटों से अंदर घुस के पता नहीं क्या तलाश कर रहे हैं, खुदा जाने। आज उन्होंने तस्वीरें 2-3 दिखाई कि जी हमें ये असला मिला है, हमें ये अजीब सा मामला, ये हमें असले की, उन्होंने 2-4 तस्वीरें जारी की कि ये हमें असला मिला है। वो लोग उसके ऊपर कह रहे हैं कि भाई 1 मिनट, तो वो यरगमाली किधर हैं, हमास वाले किधर हैं, वो किधर हैं, वो असला छोड़ के वो यरगमालियों को लेकर भाग गए कहीं, तो हम जनूब की तरफ जाएंगे। वो तो मतलब है कि एक बड़ी एक अजीब सी सूरत बनी हुई है। इसराइल के ऊपर प्रेशर, जो बोरेल जो कि EU के फॉरेन पॉलिसी के, वो भी इसराइल आए हैं, उन्होंने भी आज बात की है कि जंग बंद की जाए। और साउथ अफ्रीका ने, अब आज तो साउथ अफ्रीका ने एक कदम आगे उठाया है उन्होंने, और जनूबी अफ्रीका ने जो है वो वहाँ की जो जमात वहाँ पे हुकूमत कर रही है, उन्होंने आज अपोजिशन की उस करारदाद को अपने पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया कि यहाँ पे इसराइली एम्बेसी बंद की जाए जनूबी अफ्रीका को लाइट इसलिए नहीं लेना चाहिए कि जनूबी अफ्रीका एक तो मुल्क बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, उनकी तारीख बहुत ज़बरदस्त है, उनकी स्ट्रगल बहुत ज़बरदस्त है, और फिर वो ब्रिक्स का मेंबर है जी, और एक बड़ी उभरती हुई इकॉनमी है, और बड़ा एक ज़बरदस्त मुल्क है जनूबी अफ्रीका। तो जनूबी अफ्रीका ने आज उनकी करारदाद ये मंजूर की है उन्होंने कि ये मैं राइटर्स को 20th स्लाइड कोट करूँगा तो इससे तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि, और 19th और 20th को, और बल्कि यहाँ तक उन्होंने कह दिया है साउथ अफ्रीका ने कि इसराइल को जो है वो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में ले जाके जंगी जराइम के मुकदमा चलाए जाए। 19 स्लाइड एसोसिएटेड प्रेस, ठीक है। और ये जो है वो मतलब इसराइल को ले जाके बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में जंगी जराइम पे मुकदमा चलाया जाए। अभी ये जनूबी अफ्रीका कह रहा है, ये आउटसाइड OIC है, ये OIC से बाहर के मुल्क अब बात कर रहे हैं। तो बात ये सारी कि ये जो प्रेशर है, राइटर्स अगर हम देखें 20th उनको कोट करें तो ANC उनकी हुक्मरान जमात है, वो उन्होंने आज बैक कर दिया उस मोशन को। ये मोशन जो है ये पेश किया था, करारदाद पेश की थी अपोजिशन ने, उन्होंने बैक कर दिया कि एम्बेसी को बंद कर दिया जाए और यहाँ से इनको निकाला जाए सफ़ीर को। तो ये जो है अब एक मसला ऐसा है जो कि बीबी नेतन्याहू के लिए मामलात बड़े अजीब से हो गए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो वो रुक गया मामला यरगमालियों की रिहाई वाला, वो मामला वो कल भी मैंने बताया था कि उसमें पेश तो ये, लेकिन वो रुक गया है। मैकर का आए हुए हैं यहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट वो ज़ाहिर ट्रैवल कर रहे हैं, इजिप्ट भी है उसमें, ईरान भी कहीं बैकडोर पे,
अच्छा, ईरान से उनका रब्ता है क्योंकि ये प्रिजनर एक्सचेंज जब हॉस्टेज रिहा हुए थे पिछले दिनों तो उसमें उनका ही किरदार था, तो वो जाहिर है कि उनके बैक चैनल्स ईरान से भी खुले हुए हैं, लेकिन ये है कि वो अभी तक तय नहीं हो रहा। उसमें इन्होंने कहा कि जी 80 लोग हम छोड़ने को तैयार हैं, 70 या 80, लेकिन उसके बदले में आप जेलों से लोग छोड़ देंगे। ये बीबी नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब देखें इनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए ना, अब आपने 11,500-12 हज़ार लोग शहीद कर दिए, वो उधर से 248 उनके पास मौजूद हैं यरगमाली, ठीक है, वो उनको छोड़ देंगे। लेकिन इस दौरान जो नुकसान हुआ है वो देखें, यरूशलेम पोस्ट को अगर हम देखें आज, ये अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, ये 22वीं स्लाइड अगर हम दिखाएं तो 3 और सोल्जर मारे गए हैं, ठीक है। उन्होंने इस्माइल हनिया के घर पे, अभी ये फिगर है अभी की, 1200 मर्डर मारे गए हैं लोग, ये इसराइल के, ठीक है, 3 और मारे गए हैं। अच्छा, 3 कैसे? ये गुरिल्ला जंग जो अंदर हो रही है, तो 1200 मारे गए हैं 7 अक्टूबर से, जिसमें 341 सिपाही हैं, फौजी हैं उनके, सही। 238 होस्टेज हैं हमास के पास, 4 होस्टेज रिलीज हुए, 1 को रेस्क्यू करवाया था खातून को उन्होंने। तो मुझे बताएं ये क्या है, मतलब ये कोई जंग, ये किस किस्म की जंग? और 11,500-12 हज़ार उन्होंने मार दिए हैं, उसमें शहीद कर दिए हैं बेगुनाह। तो बात यह है कि वो तो उनके पास मौजूद हैं लोग सारे, वो कहते हैं कि आपकी बमबारी होती है तो ये यरगमाली हैं, ये यरगमालियों के चक्कर में आपने पूरी आबादी को गिरा दी है, मार दी है। लेकिन वो ये है कि इनके भी 1200-1300 लोग फौजी मारे गए। ये जंग, ये बड़ी, मैंने आपसे कहा ना कि ये अरसे तक ये नंबर्स जो है ना, 11,500-12 हज़ार शहीद होना फ़लस्तीनियों का, और फिर उसके बाद उनके 1200 फौजी जो हैं, ये जो जंग हुई थी ना, ये 2006 की, उसमें मैं वहाँ पे था, अगर लोगों को याद हो तो वहाँ से कवर किया था जंग को। इस जंग को, जो हिजबुल्लाह की जंग हुई थी इसराइल के साथ, तो उसमें 200 के लगभग, उस पूरी जंग में 200 के लगभग फौजी जानों से गए थे इसराइल के, सही। और 700-800 लेबनान के लोग थे। ये जो है, ये 1200 पहले ही झटके में 1200 फौजी इनके चले गए हैं, उधर से 11-12 हज़ार फ़लस्तीनी शहीद हो गए, उसमें बच्चे बहुत बड़ी तादाद में। तो ये मामला इस तरह से तो अब नहीं, इसका क्लोजर कैसे होता है वो अभी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि बीबी नेतन्याहू जो हैं, अब उनको जो लपेद हैं, यार लपेद, जो कि उनके साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है इस वक्त, साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वही कह रहे हैं कि बीबी नेतन्याहू अपनी सीट छोड़ दें और उन्हीं की जमात से, पार्टी से ही किसी और को बना दिया जाए, वज़ीर आज़म बना के सामने ले आएँ, लेकिन वो अपना ओहदा छोड़ दें, और वो अपना ओहदा छोड़ दें। और ये अभी पिछले साल ये वज़ीर आज़म रहे हैं काफ़ी महीने, और ये इनको इसराइल में बड़े पॉपुलर हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और ये नेतन्याहू के साथ एक ज़माने में वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जी आप लीडर ऑफ द अपोजिशन के, आप, हम नहीं लेना चाह रहे, आप अपनी ही पार्टी में से किसी और को ले आए, लेकिन बीबी नेतन्याहू को तो हटाएं कम से कम, क्योंकि ये जंग सबको, मतलब अब तो बॉम्बिंग भी कर दी, अब तो फौज, ज़मीनी फ़ौज भी भेज दी, अब तो सब कुछ हो गया। वो कहाँ है? यरगमाली नहीं मिल रहे, सुरंगें नहीं मिल रही, वो कहाँ ले गए हमास वाले? वो कहीं हैं भी गज़ा में, इतना तो गज़ा है, गज़ा में हैं भी या नहीं है, कहीं सुरंगों से कहीं निकल गए हैं, ना कोई सुरंग मिल रही है, ना कोई असला मिल रहा है, ना कोई, मतलब ज़मीनी हमला कब से आप देखें शुरू हुआ है, और एक एक अस्पताल में घुस रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को। तो वो उसके नतीजे में मामलात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, और बिगड़ते जा रहे हैं, और प्रेशर आ रहा है सीधा सीधा। अच्छा, फिर अमेरिका में क्या प्रेशर है? कल देखें, कल क्या हुआ था? कल जो मैंने बात की थी तो मैंने ये कहा था कि हुतीज़ ने इसराइल के जनूबी शहर, जनूबी बंदरगाह इलात पे हमला किया, जिसके नतीजे में उनको अपना फिर एरो 3 एक्टिव करना पड़ा। कल मैंने ये बात की थी, और उन्होंने ये कहा कि जी आप ये बहरे अहमर के अंदर अपने जो जहाज़ हैं, जंगी जहाज़, या जो आपके ऑयल टैंकर्स हैं, या बाकी जो भी शिपिंग लेन्स हैं, इनके ऊपर से परचम उतार दें। ये कल तक की बात थी। कल रात को हुतीज ने दोबारा एक रॉकेट फायर कर दिया, और वो रॉकेट फायर जो किया उन्होंने वो इलात पे नहीं किया, वो अमेरिकन वॉरशिप पे कर दिया। सही। ये पिछले 10 दिनों में दूसरा रॉकेट है जो अमेरिकन वॉरशिप के ऊपर इन्होंने फायर किया। अच्छा, और मैं आपको ये बताऊं, ये जो अमेरिकन वॉरशिप है, ये उसका हिस्सा था, ये उसका हिस्सा है जो जेरेड फोर्ड, यानी उस जेरेड फोर्ड के साथ और भी डिस्ट्रॉयर चलते हैं ना छोटे जहाज, तो ये
उसमें उन्होंने देख लिया, वरना ये पूरा जहाज गया था नीचे, सही। ये बहरी जहाज, इन्होंने उसको रॉकेट को गिरा दिया। तो यानी अब मसला ये है कि ये परसों, यानी ये दूसरा वाकया हुआ है जी। ये दूसरा वाकया, और मैं इसको फिर क्लियर कर दूं कि ये जो वाकया है ये हूतीज़ का जो ये हमला हुआ है, हूतीज़ का ये हमला जो है ये इसराइल पे नहीं हुआ, ये दूसरा हमला है हूतीज़ का जो अमेरिकन वॉरशिप पे हुआ है जी। और यहाँ पर मैं 27वीं स्लाइड कोट करता हूँ, तो थॉमस हंटर उनका आगे आया, यूएसएस थॉमस हंटर, और उसने फिर इस ड्रोन को गिराया। 27वीं स्लाइड, ये दूसरा अटैक है अमेरिकन वॉरशिप पे। सही। मैं आई रिपीट, अमेरिकन वॉरशिप, नॉट इसराइल, अमेरिकन वॉरशिप पे हूतीज़ का दूसरा हमला है। सही। ठीक है। और CNN, यूएस वॉरशिप शूट्स डाउन, यूएस वॉरशिप, ठीक है, बिलीव टू हैव लॉन्च फ्रॉम यमन। वॉशिंगटन पोस्ट, यूएस नेवी वॉरशिप शूट्स डाउन ड्रोन फ्रॉम यमन ओवर रेड सी। एसोसिएटेड प्रेस, यूएस नेवी वॉरशिप, यानी अटैक यूएस नेवी वॉरशिप पे हुआ है। ठीक है। और यूएसएस थॉमस हंटर जो है उसने, मतलब जब फायर हुआ है, आप देखें ना, हुतीज़ ने जब ये फायर किया है जी। तो उन्होंने तो ये इसलिए फायर नहीं किया ना कि वहां से गिरा दिया जाएगा, तो ये अगर जाके गिरता उस वॉरशिप पे और उसके नतीजे में वॉरशिप डैमेज भी होता, उस पर आग लगती, कुछ भी होता उस पर, लोग देखें ऑलरेडी अमेरिकन ट्रूप्स की जानें चली गई हैं इसमें, वो सही तादाद हमें अभी नहीं बता रहे, लेकिन बेसिस पे अटैक्स हुए हैं। तो मसला ये है कि वो तो फिर अमेरिका किस तरह रिएक्ट करता, यमन पे अटैक करता, ईरान पे करता, इराक पे करता, कहाँ करता। तो ये जो बात है ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो कि रेड सी है, और रेड सी जो है उसका मतलब है कि वो रेड सी का मतलब है कि इंडियन ओशन है, और रेड सी का मतलब है कि मेडिटेरियन सी है, रेड सी का मतलब नहर सुइज है, समंदर तो सारे मिले हुए हैं आपस में भाई। मतलब कहीं जाके इंडियन ओशन अटलांटिक से मिल जाता है तो अटलांटिक जो है वो जाके साउथ चाइना सी से उसमें से निकल आता है, तो उसमें से ये पानी तो मिले हुए हैं। सवाल ये है कि कोई लैंडलॉक, कोई डेड सी किस्म की कोई जगह हो, तो अदरवाइज तो पानी सारे मिलते हैं एक दूसरे से। तो अब ये जो पूरा इलाका है जहाँ से 1/5 दुनिया की जो है वो गुजर रही है, और जो आपको देखें ना इतने सालों से जो यमन में लड़ाई हुई है, तो ज़्यादातर तो बंदरगाहों की लड़ाई है ना, जिबूती की लड़ाई हो रही है, चाहे सोमालीलैंड की हो रही है, चाहे सूडान की लड़ाई हो रही है, चाहे वो, तो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी पोर्ट्स, दुनिया की पोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ना पाकिस्तान में आप गवादर की बात करते हैं बार बार, तो गवादर, ये पोर्ट्स की अपनी, मतलब लैंड रूट्स की अपनी एक अपना सिलसिला है और पोर्ट्स का एक अपना सिलसिला है, और उसमें ये ध्यान में रहे कि रोड जो है, बेल्ट एंड रोड के अंदर, रोड समंदर में है, और बेल्ट का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो वो ज़मीनी रस्तों के लिए होता है, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ये बात ध्यान में रखी जाए। 12 कमिंग बैक कि अब क्या सिचुएशन हो गई है वहाँ पे, तो वहाँ सिचुएशन ये है कि बॉम्बिंग बंद है, यरगमाली नहीं रहा हो रहा है। ठीक है। और ये एक बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने 3 दिन पहले ये बात की कि जी मुबारक हो, ठीक है, बहुत जल्द आप जो है लोग रिहा हो जाएंगे, और लोग रिहा नहीं हो रहे ना। यहाँ पर हमास के लोग पीछे हटने को तैयार हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसी इनकी तरफ से आज ये बात हुई कि जी जो आखिरी डेडलॉक है वो ये है कि जी जितने वो छोड़ेंगे तो हम उसे थोड़े ज़्यादा छोड़ देंगे। हमास वाले कह रहे हैं कि नहीं, आपने हमारे लोग भी शहीद किए हैं, अभी तो हमारे मुतालबात आने हैं। ठीक है, अभी आप कर रहे हैं जो कर लें, आपने जो करना था कर लिया, अभी तो हम सिविलियंस को छोड़ेंगे, उसके बदले आप औरतों को और ये 20 साल से बच्चों को सबको छोड़ें, उसके बाद और बहुत बात होगी फिर आपसे बैठ के। तो ये मुज़ाकरात ऐसे जो है वो ये नहीं है कि जी आपने जो करना था यही करना था ना, बॉम्बिंग ही करनी थी, वो कर दिया आपने, लोग मारने थे वो मार दिए सारे। अब आप क्या ख्याल है कि अब हम आपके जो है वो बैठ के आपके साथ जो जंग मैदान में लड़ी जाए और उसका फैसला तो वो फिर मेज़ों पे नहीं हारी जाती। तो बात यह है कि ये जंग जो है अब ये इस जगह पे पहुंच चुकी है कि वो 11,500-12 हज़ार लोग अगर अपने मार के और फिर यरगमाली छोड़ दें, ठीक है ना, और वहाँ से कहेंगे 80 हमने छोड़ दिया, 80 उधर से, तो वो तो ये तो फिर फ़लस्तीनी ये तो फिर बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और इसमें मैंने कल भी बात की थी कि इसमें वसाइल का भी इशू है, ये बहुत ज़हन में रखें। यूरोप इसमें अच्छा, आज जो डेविड कैमरॉन है नए सेक्रेटरी ख़ारजा, जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा भी, वज़ीर आज़म भी रहे हैं बरतानिया के, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, वो आज यूक्रेन गए। उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात की कि यूक्रेन के अंदर ये तासुर कायम होना शुरू हो गया कि मिडिल ईस्ट के चक्कर में हम कहाँ चले गए,
हमारा तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो आज ये इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि जाके ज़ेलेंस्की से मिले, तो वहाँ उनको भी ज़ेलेंस्की कभी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना कि हम किधर चले गए सारे, तो वो उधर मिले। फिर वो ओडिशा के जो पोर्ट है, जनूबी पोर्ट, वहाँ पर भी गए डेविड कैमरॉन, तो एक अच्छा मैसेज कन्वे हुआ उनको, यूक्रेन को भी, कि भाई आपके साथ हम मौजूद हैं अभी भी और हम आपको भूले नहीं है। लेकिन जाहिर है डेविड कैमरॉन का असल मिशन तो ये जंग बंदी करवाना है। लंदन में मुजाहरे यूक्रेन की जंग के लिए तो नहीं हो रहे ना। लंदन में 3-3 लाख लोग अगर सड़क पे निकल रहे हैं, सड़कों पे, और होम सेक्रेटरी अगर फारिग हो गई हैं, तो वो तो ये फ़लस्तीनी चक्कर में फारिग हुई हैं ना। तो ये तो मसला ये है, उन्होंने जो कलमात अदा किए थे मोहतरमा ने, तो ये तो असल मामला तो ये है कि इसके अंदर अब फिर डेडलॉक आया हुआ है उसमें। ये हुकूमत तो जो आज इन्होंने मशवरा दिया है ना कि बीबी नेतन्याहू तो जाएं अपनी जगह, तो बीबी नेतन्याहू अगर जाते भी हैं तो भी अगर बीबी नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिरती है, फर्स्ट थिंग दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो गवर्नमेंट आ जाती है। इन्होंने असल में ओवर रिएक्ट की, ये ओवर रिएक्ट कर गए हैं। और ये इतने दिनों तक इनको देखें, अगर या तो ये होता ना कि यरगमाली ले गए उठा के, ये यरगमालियों के पीछे चले जाते हैं अंदर, सही ठीक है, अपनी ज़मीनी फ़ौज को ये ले जाते हैं अंदर और जाके। अब इन्होंने जो बॉम्बिंग करके, कारपेट बॉम्बिंग, ये जो भी इन्होंने जो 11,500-12 हज़ार लोग शहीद कर दिए हैं पहले, और उसके बाद ही अंदर गए तो मलबा है, ठीक है, लाशें दफन है, इज्तिमाई कब्रें, तो वहां पर जाके अब ये ढूंढ रहे हैं सुरंगें। देखिए, यानी एक कॉमन सेंस की बात है कि जहां बिल्डिंग्स गिर गई हैं, जहां तबाही आ गई है, जहां बॉम्बिंग होके कुछ 45-45 फुट के गड्ढे हैं, तो वहां पर आपको सुरंग का, तो सुरंग अब सुरंग ढूंढ रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि नहीं 65 फुट नीचे, 70 फुट नीचे सुरंग है। तो यरगमाली किधर है? अच्छा, यरगमाली जो है वो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ऊपर नहीं थे, हमारी असेसमेंट गलत थी, ये साउथ में थे, वो साउथ में शिफ्ट कर दिए थे क्योंकि वो साउथ में चले गए, अब इस साउथ की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि गजा की बंदरगाह पे कब्जा कर लो। भाई गजा में ना कोई फौज है उनके पास, ना कोई लोग हैं, तो कब्जा तो करना है ना आपने, वहाँ तो कब्जा कर लिया, वो हमारे काबू में आ गया नॉर्थ में। ये तो इशू ये है सारा कि वो ये जितना डिले हो रहा है उतना प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना बॉम्बिंग बंद गई, ये खतरनाक चीज़ है कि हुतीज ने अमेरिकन वारशिप के ऊपर ड्रोन मार दिया, और अमेरिका जो है इसको ज़्यादा देर तक वो सकीन, अगर देखें चाइना से वो बात क्या करेंगे, चाइना से वो उनको मतलब देखें, बात सीधी सी बात है, कोई तो है ना पीछे, ठीक है, ये किसी ने तो इंटेलिजेंस दी है ना हमास को कि ये ऐसे हुआ है, ऐसे करो। अब वो रशिया है, चाइना है, हमास खुद है, हिजबुल्लाह है, किसी के पास तो वो टेक्नोलॉजी है ना कि मुसाद और अब मसला ये सारा, मगर वो तो ज़ाहिर है कह तो नहीं सकते ना इल्ज़ाम रशिया पे लग सकता है, ना इल्ज़ाम जो है वो थोड़ा बहुत रशिया पे लगाया है उन्होंने, रशिया से चूँकि जंग चल रही है, लेकिन शी जिनपिंग पे तो बात नहीं की उन्होंने। और शी जिनपिंग को ये भी नहीं कह सकते वो कि आप जनूबी कोरिया और इधर उधर प्यूटिन क्यों सैर करवा रहे हैं और ये कैसा एक्सेस बना हुआ है और क्यों यूक्रेन की आप हेल्प कर रहे हैं। तो ये गुडी किस्म की मीटिंग थी, ख़त्म हो गई, लेकिन तल्ख ज़मीनी हक़ाइक़ जो है चल रहे हैं पूरी दुनिया में, उसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, बल्कि उसमें मज़ीद खराबी मेरे ख्याल से इसके बाद अब आएगी। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो है जंगबंदी के इम्कानात हैं? जंगबंदी देखें, अभी चंद मिनट पहले ये 11वीं स्लाइड न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी अब ये न्यूज़ दी है अभी थोड़ी देर पहले कि बाइडेन सेज नहीं, ये नहीं, इनकी जो है ये स्लाइड है 10वीं स्लाइड जी, इसराइल एंड हमास अपीयर टू बी नियर हॉस्टेज डील, ऑफिशियल से। अच्छा, ये लेकिन इसको मैंने अभी देखा है तो इसमें वही बात, बहुत छोटी सी स्टोरी है इनकी, और वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है ना ये बहुत करीब पहुंच गए हैं हमास और इसराइल हॉस्टेज डील के। अच्छा, ये जो डील है अब ये कह रहे हैं कि जी 50, ये 80 से 50 पे आ गए। हमास वो रिलीज 50 वुमेन एंड चिल्ड्रन एब्डक्टेड ड्यूरिंग अक्टूबर 7 टेररिस्ट अटैक्स फॉर रफली द सेम नंबर ऑफ पैलेस्टीन। वो कह रहे हैं 50 के बदले 50 छोड़ेंगे। यहाँ मामला डेडलॉक पे चला गया है। भाई 50 के वो पहले बात ये हुई थी कि वो सारे छोड़ देंगे, जो खवातीन और बच्चे जेलों में हैं उनको छोड़ेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि नहीं वो 50 छोड़ेंगे तो हम भी 50 छोड़ेंगे। तो इसके ऊपर हमास ने तो डेडलॉक आ गया ना हो गई है, क्योंकि ये बात इनिशियली उन्होंने कह दी थी, ठीक है। अब वो इस बात से चूंकि इसराइल पीछे हटा है तो वो फिर डेडलॉक पे चला गया मामला।
ये जितने अरसे डेडलॉक पे रहेगा उतने अरसे वो वहाँ पर अंदर लड़ाई होती रहेगी और उसमें लोग शहीद होते रहेंगे और वहाँ पर अब गुरिल्ला फाइटिंग। और मुझे इस बात का डर है कि ये स्नाइपर किलिंग्स और देखिए ना फौजी इनके और मारे गए हैं अंदर ज़मीनी फौजी, तो सुसाइड बॉम्बिंग, आईईडीज और ये सारे मामलात, ये ब्लास्ट अंदर इनके हो गए तो और इसमें कैजुअलिटीज़ होंगी। तो इसमें अब इम्पॉर्टेंट बात है प्रेशर बढ़ा दिए, सऊदी अरेबिया का प्रेशर भी बढ़ गया है, कतर का बढ़ गया है, यूएई का बढ़ गया है, सब इजिप्ट का सबका बढ़ गया है कि जंग बंदी करो और उसके बाद बातचीत करो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि उधर से आप खबर दे रहे होंगे जी शिफा हॉस्पिटल के अंदर जो है वो गोलियां मारी जा रही हैं और साथ ही जो है वो आप ये मुज़ाकरात चल रहे हो, ये तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। और हुतीज जो है वो रोज़ एक रॉकेट फायर कर रहे हैं और ये बड़ा ख़तरनाक है, ये बड़ा ख़तरनाक है। कोई इससे किसी शिप के ऊपर लग गया, किसी वॉरशिप पे, तो ये जंग बड़ी ख़राब, बड़ा एक ख़राब रुख इख्तियार कर लेगी कि ये जंग जो है ये गज़ा से शिफ्ट हो जाएगी बहरे अहमर में। ये कैलकुलेशन में नहीं था, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊं, उनकी कैलकुलेशन में ये था कि हिजबुल्लाह खोलेगी महाज नॉर्थ से। सही। तो हिजबुल्लाह ने तो महाज खोला है ना, हिजबुल्लाह ने खोला हुआ है, लेकिन ये जो यमन से जो ये महाज खुला हुआ है, ये महाज ऐसा नहीं है कि वो इलाक तक पहुंच रहे हैं उनके रॉकेट, वो कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ से करीब से भी गुजरेगा, हम मार देंगे, जहाज गिरा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई क्या इसराइल का पूरी जो शिपिंग लेन्स हैं यहीं पर उनके जहाज यहाँ पर भी गैर महफूज हो गए, वो साथ ही अमेरिकन के भी गैर महफूज हो गए, तो मतलब एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल डेवलप हो गई है। और ये बात ध्यान में रखें कि अरब ममालिक ने बड़ी मुश्किलों के साथ एक बड़ी तगदौ के बाद ये यमन की जंग बंद करवाई है। अब इसमें अगर ये अमेरिकन कूद गए बीच में और ये दोबारा इनकी हुतीज़ के साथ लड़ाई हो गई, तो इस वक्त तो हुतीज़ जो हैं उन्होंने वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इस अरब ममालिक की जो पोजीशन है वो ये है कि वो मतलब उन्होंने एक जंग बंदी, और वो इस वक्त इसराइल की हमायत में तो कोई नहीं आ रहा ना, ये मिसाइल जो है रॉकेट किसी अरब मुल्क पे तो नहीं गिर रहे जी। पहले गिर रहे थे, तो वो क्यों आएंगे हुती से लड़ने के लिए? तो अमेरिकन हुतीज़ के साथ इंगेज हो गए तो बहुत बड़ा और खौफनाक मसला हो जाएगा, फिर वो यमन की जंग किसी और रुख पे चली जाएगी। इसको फौरी तौर पे निगोशिएट करके इसको एक निगोशिएटेड सेटलमेंट इनको करना ज़रूरी है, उसमें सीज़ फायर करवाएं, उसको ह्यूमैनिटेरियन पॉज का नाम दें, जो भी नाम देना है उसको दें, और उसके बाद ये हॉस्टेज रिलीज़ कैसे करवानी है, उसके बदले क्या प्रिजनर स्वैप होना है, क्या अमेरिकन ने भी तो दिल पे पत्थर रख के बंदे छोड़े हैं ना इनके आप पिछले दिनों। और आप ये देखें कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान भी सऊदी अरेबिया ने रोल प्ले किया, रशियंस और यूक्रेन की जंग के दौरान भी उधर से कैदी छूटे, इधर से भी कैदी छूटे। तो बात यह है कि ये अब ये बड़ी टफ, बड़ी हार्ड नेगोशिएशंस होती हैं, लेकिन ये या अगर तो ये जंग चलती रही और नेगोशिएशंस होती रही तो वहाँ बहुत ज़्यादा शहादतें हो जाएंगी, फिर ये एक एतराज़ होना शुरू हो जाएगा कि ये टॉक्स ख़त्म की जाए, ये टॉक्स ख़त्म की जाए, इससे ये फिर जो होना है देखा जाएगा। अगर टॉक्स करनी है, क्योंकि वहाँ बच्चों की, औरतों की शहादतें हो रही ना, ये यूक्रेन जंग नहीं है कि यहाँ पे गुरिल्ले लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी गुरिल्ले लड़ रहे हैं, मतलब फौजी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। ये बच्चे, औरतें, ये बहुत डॉक्टर्स, नर्सें, मतलब बहुत बड़ा क्राइसिस, उनको खुराक नहीं पहुँच रही, उसको भी देते हैं तो इस तरह भेजते हैं। फिर मैंने आपसे पहले दूसरी बात की, यूरोप के लिए बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल अदर देन रशिया, या तो ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 और ये सारी बन जाती हैं, बाकी जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है उनका गैस के ज़खायर तक वो मेडिटेरियन से है, मेडिटेरियन सी से ही है। और मेडिटेरियन सी इसका मतलब ये है कि आप या तो लिबिया के करीब से लें, या आप अच्छा लिबिया में भी वो रशियन बैठ गए आके, यानी मैंने वही बात की ना कि अजीब एक होती है पॉलिसी कि मतलब है कि मुझे नहीं पता कि किस तरह से वहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन ये कि बड़ी अजीब सी बात है कि ये मेडिटेरियन में तो गज़ा का है सारा मामला। अभी ये डील इसराइली की हुई थी, तो अभी इन्होंने दोबारा, अच्छा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शेवरॉन वगैरह जो अमेरिकन कंपनी जो ड्रिलिंग कर रही हैं उनको हमास ने निशाना नहीं बनाया अभी तक, हालांकि उनकी हिफाजत के लिए यानी हमास एक निगोशिएट कर रही है कि किसी तरह से हमारे मसाइल हल हों। जब बाइडेन कह रहा है 2 स्टेट सोल्यूशन, जब मैक्रोन कह रहा है 2 स्टेट सोल्यूशन, जब जो बोरेल EU से कह रहे हैं 2 स्टेट सोल्यूशन, जब रशिया कह रहा है, जब अरब मुल्क कह रहे हैं 2 स्टेट,
तो मतलब एक इस वक्त जो है वो आप ये नहीं कि जी वहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है तो आपने वहाँ पे मजदूरों को या बाकी लोगों को निशाना बना दिया, तो लेकिन यहाँ से जो कि जाहिरियत हो रही है बहुत ज़्यादा शदीद, और अब वो बुखलाहट पे रेज में आ गए ना, गुस्से में आ गए ना कि मतलब कहाँ गए हैं, क्यों सुरंगें नहीं मिल रही लोग, मतलब कि क्या मुसीबत, पूरी दुनिया में गालियाँ पड़ रही हैं। मतलब अजीब हो गया, जनूबी अफ्रीका से सफ़ी निकाल दिया, बोलीविया से निकाल दिया, 11,500-12 हज़ार लोगों का खून हाथों पर लगा हुआ है नेतन्याहू के। तो मतलब है कि एक अजीबो गरीब मामला हो गया ना, कुछ भी नहीं हुआ, हर रोज एक कमांडर मारा गया, कौन सा कमांडर, कहाँ का कमांडर, क्या। तो मतलब है कि वो एक ऐसा, और कोई यरगमाली रहा नहीं, मिल ही नहीं रही यरगमाली, ना सुरंगें मिल रही है ना यरगमाली मिल रहे हैं। वो 3-4 बंदूकें गोलें रोज दिखाते हैं, वो कहते हैं कि आज दिखाई है उन्होंने कहा ये मिला है, वो बंदे की तरह है, यरगमाली की तरह। तो ये मेरा ख्याल है कि अगले 24-48 अब ये नहीं, चूंकि ऐसा हो गया है ना कि अब वो बॉम्बिंग रुक गई है और ज़मीनी लड़ाई हो रही है। लड़ाई भी क्या हो रही है, वन साइडेड हो रहा है मामला, लेकिन उसमें भी उनके लोग, आज उन्होंने कहा कि 3 और मारे गए। तो या तो वो यरगमाली कहीं से निकलेंगे, उन तक ही पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। मेरा ख्याल अपना ये है कि वो शायद गजा में नहीं है, सही ठीक है, या ये कि यरगमाली मारे जाएंगे बीच में कहीं किसी लास्ट में, सही, या ये कोई ना कोई वाक़या होगा, बदकिस्मत वाक़या इसलिए क्योंकि ये जहाँ पर चला गया ना मामला, कि मतलब है कि वो छोड़ नहीं रहे, वो भी नहीं छोड़ रहे, ये कोई बात आगे चलती, कोई लोग रिहा हो जाते, जैसे शुरू में ख़वातीन रिहा हो गई थी 4 उधर से, तो बात आगे चली थी। तो ये मामला जो कि अब रुक गया है स्टैंड स्टिल पे होस्टेजेस का, तो देखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि कुछ घंटों में शायद रिहाई हो जाए। तो हमारी तो दुआ है कि ये मामला मुज़ाकरात की मेज़ पे हल हो, लेकिन फिर वही सवाल है कि 11,500-12 हज़ार फ़लस्तीनी जो शहीद हो गए उनका क्या बनेगा। तो ये तो साउथ अफ्रीका कह रहा है कि जंगी जराइम पे मुकदमा चलाया जाए, इसराइल की क्या जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।